दोस्तों कल चुनाव आयोग के हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने एक पत्रकार वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें अलग अलग प्रकार के सवाल उनसे पूछे गए और अलग अलग सवालों के जवाब उन्होंने दिए। सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में उन सारे सवालों की पड़ताल हम करेंगे और उनके द्वारा जवाबों की रेलेवेंस और उसकी क्रेडिबिलिटी को भी हम लोग आज जांचने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कल पत्रकार वार्ता के दौरान ज्ञानेश कुमार जी से जो पहला प्रश्न पूछा गया, जो मुख्य प्रश्न था, वो ये पूछा गया कि आप सीसीटीवी फुटेज या इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो विपक्ष लगातार मांग रहा है उसको सार्वजनिक या पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते। ज्ञानेश कुमार साहब ने उसका एक बहुत ही हास्यास्पद जवाब दिया जो हम सब के गले नहीं उतर रहा है। ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि वो इस इलेक्ट्रॉनिक डेटा या किसी प्रकार की सीसीटीवी फुटेज पोलिंग बूथ की इसलिए सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी माताओं यानी हमारी माताओं का, बहनों का, बेटियों का फोटो सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं। अब ये बात हमारे गले नहीं उतर रही है। दोस्तों सबसे पहली चीज तो वहां पर उनका सिर्फ इतनी इस चीज की मांग की जा रही है कि अचानक से रात को 6 बजे के बाद जो वोटिंग में एक अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जिसको लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है, यह अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर अलग अलग प्रकार का संशय अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उठा रहे हैं। अब इस अप्रत्याशित वृद्धि या एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट इन वोटिंग आफ्टर 6 PM जिसको लेकर एक कंट्रोवर्सी लगातार अराइज हो रही है, इसका पटाक्षेप तो तभी होगा जब सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाएगा। ज्ञानेश कुमार साहब ने इससे संबंधित रूल का जिक्र नहीं किया। आइए दोस्तों हम उस रूल का जिक्र करते हैं जो सीसीटीवी फुटेज या इलेक्ट्रॉनिक डेटा को उपलब्ध कराने के संदर्भ में बात करता है। दोस्तों कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 का सेक्शन 93 क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 का सेक्शन 93 क्या कहता है। सेक्शन 93 क्या कहता था का मतलब अभी बीच में सेक्शन 93 को परिवर्तित करके उसमें एक नया नियम जोड़ दिया गया। यह संशोधन करने से पहले सेक्शन 93 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का क्या कहता था, आइए उसके बारे में जानकारी रखते हैं। दोस्तों संशोधन करने से पहले जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का सेक्शन 93 कहता था, वो ये कहता था कि किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रकार का दस्तावेज पब्लिक डोमेन में रखा जा सकता है जिससे चुनाव की ट्रांसपेरेंसी, चुनाव की इंटीग्रिटी जो है मेंटेन रहे। यानी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को, हम सबको, सिविलियंस को, इलेक्टोरेट्स को अगर किसी भी प्रकार का दस्तावेज चुनाव से संबंधित मांगना है तो आर्टिकल 93 के तहत हम सबका यह अधिकार होगा कि चुनाव आयोग से हम उस डॉक्यूमेंट को मांग सकते हैं, फर्निश कर सकते हैं। दोस्तों इससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का। ठीक 6 महीने पहले महमूद प्राचा नाम के एक वकील ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक अपील दायर की और वो अपील दायर करते वक्त उन्होंने बोला कि आर्टिकल 93 के तहत कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, आर्टिकल 93 के तहत वो सारे दस्तावेज जो हरियाणा विधानसभा से संबंधित हैं उसके सीसीटीवी फुटेज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डेटा पब्लिक डोमेन में रखे जाएं हमें स्क्रूटिनी करने के लिए। दोस्तों ये वर्डिक्ट पंजाब हाईकोर्ट इस याचिका की सुनवाई करते हुए पंजाब हाईकोर्ट जो है हमारा, वो कहता है कि अगर आर्टिकल 93 के तहत इस प्रकार का प्रावधान किया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने में क्या हर्ज है। यानी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक बात कही कि हरियाणा विधानसभा से संबंधित सारे दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए, यानी पब्लिक डोमेन में डाला जाए। जैसे ही हरियाणा हाईकोर्ट का ये वर्डिक्ट आया, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का ये वर्डिक्ट आया, तो उसके तुरंत बाद सरकार ने सेक्शन 93, आर्टिकल 93 जो भी कह लें आप, जा करके उसमें एक परिवर्तन कर दिया और परिवर्तन में इलेक्ट्रॉनिक डेटा और सीसीटीवी को एक्सेप्शनल लिस्ट में डाल दिया। एक्सेप्शनल लिस्ट में डाले जाने का मतलब यह है कि अब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो सरकार ना चाहे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना चाहे, जो एक्सेप्शनल लिस्ट में हो, उन्हें अब पब्लिक नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह खड़ा होता है कि 1961 से लेकर 2024 तक, जब लास्ट ईयर इस पर संशोधन किया गया, जब यह कानून था, एक नियम था सेक्शन 93 में, तो इसे क्यों परिवर्तन किया गया, वो भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। पहला सवाल ये उठता है। ज्ञानेश कुमार जी ने इस संबंध में तो कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो अपनी माताओं का, बहनों का, बेटियों का
वीडियो फुटेज, वोट देती हुई माताओं और बहनों का वो वीडियो फुटेज क्यों जारी करें? दोस्तों, ऐसे फुटेज तो वैसे भी टेलीविजन चैनल्स में आते ही रहते हैं। ऐसे फुटेज तो लगातार समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर ये फुटेज तो आते रहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसे पब्लिक डोमेन में डालने में क्या आपत्ति हो सकती है, इस बारे में तो अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जान सकता है। दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोली कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तरह तरह के आरोप लगाए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने फुल पब्लिक अपीयरेंस में यह बात बोली कि अगर 7 दिन के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये सारे आरोपों को एफिडेविट के फॉर्म में लिख करके नहीं देते हैं तो राहुल गांधी को 7 दिन के बाद देश से माफी मांगनी चाहिए और ये सारे के सारे एलिगेशंस बेसलेस साबित हो जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये टाइम फ्रेम रख करके या एक कंडीशन रख करके खुद का पल्ला झाड़ लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारी सिर्फ और सिर्फ ये मांग है कि राहुल गांधी जी ने जो पत्रकार वार्ता की थी और जिस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक की एक कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ऊपर फर्जी वोटर्स होने का दावा किया था, वो सारे फर्जी वोटर्स राहुल गांधी ने कोई अपने सोर्सेस से नहीं निकाले थे। इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची, वो सूची जिसको चुनाव आयोग ही प्रिपेयर करता है, जिसको चुनाव आयोग ही बनाता है, उस मतदाता सूची की स्क्रूटिनी करके, उस मतदाता सूची का अन्वेषण करके, चुनाव आयोग के सोर्स का यूज करके ही उस पूरे के पूरे लैक्यूना, लूप होल और पूरी की पूरी जो एक कमी थी या फ्रॉड जिसे आप कह सकते हैं, उसको उजागर किया था। अब जब राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही सोर्स यूज करके उसके लैक्यूनाज और लूप होल्स को हाईलाइट कर रहे हैं, तो फिर किस बात का एफिडेविट पर साइन करके राहुल गांधी जी दें? इसके अलावा दोस्तों, कुछ और बातें कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके आई। कुछ लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने इस बात को भी उठाया कि राहुल गांधी से आप एफिडेविट पे ये इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव और बीजू जनता दल के नवीन पटनायक ऐसा ही एफिडेविट साइन करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बहुत सारी चीजें मांग चुके हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी प्रकार का कोई जवाब जो है नहीं दिया है। तो जब प्रीवियस एफिडेविट्स जिस पर कुछ पॉलिटिशियंस ने, अखिलेश यादव और नवीन पटनायक ने साइन करके दिए थे, अगर उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया था, तो इस नए एफिडेविट की मांग क्यों की जा रही है? कुल मिलाकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जवाब काफी ऑब्स्ट्रूस था, काफी नॉन ट्रांसपेरेंट था, काफी ज्यादा ओपेक था। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कुछ और बातें पूछी गई जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से साफ साफ एक बात और पूछी गई कि ये एसआईआर एक्सरसाइज जो बिहार में चल रही है, इस एसआईआर एक्सरसाइज के पीछे एक कारण बताया गया था कि भारी संख्या में नेपाली, म्यांमार से आए हुए लोग, चीन, नेपाल, भूटान, यानी कुल मिलाकर विदेशी लोग हमारे इलेक्टोरल रोल का पार्ट बन चुके हैं, यानी मतदाता सूची का पार्ट बन चुके हैं। एक पत्रकार महोदया ने यह बात पूछी कि क्या कोई संख्या आपको पता चली, जब एसआईआर में करीब 66 लाख लोगों का नाम डिलीट हो चुका है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एटलीस्ट आज की डेट में वो डेटा होगा जिससे हमें पता चल सके कि भाई कितने फॉरेनर्स अभी तक हमारे देश में थे। जब एक पत्रकार महोदया ने हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस बारे में पूछा कि क्या आपके पास कोई डेटा है जिससे आपको यह पता चल सके कि कितने बाहरी लोग भारत में आकर के वोटिंग राइट्स का यूज अभी तक कर रहे थे, जिनको आपने इस एसआईआर एक्सरसाइज के थ्रू बाहर कर दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई भी डेटा नहीं दिया और यह कहा कि भारत में मतदान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के सिटीजन्स का है। अरे भाई, ये बात तो हम जानते हैं। आपके पास अगर कोई डेटा है, हम भी जानकारी लेना चाह रहे थे कि भाई कितने ऐसे बाहरी लोग भारत में आकर फर्जी वोटर आईडी बनाकर वोट दे रहे थे। अगर आप इस प्रकार का डेटा का प्रस्तुत करते तो ज्यादा बेहतर है या क्रेडिबल तरीके से आपका ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज नजर आता। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे में है। लगातार ये बात उठ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में फर्दर रिफॉर्म के लिए क्या किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा आरोप लगाना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायस्ड बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल करके साठ-गांठ करके हमारे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ऐसे आरोप आज़ादी के बाद शायद हमारे देश पे पहली बार लग रहे हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिन्हें सस्पिशन से ऊपर होना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें मीडिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। हमारे लोकतंत्र के
इस पूरे के पूरे ढांचे को हमेशा सुदृढ़ रखने के लिए, उसे हमेशा इंटैक्ट रखने के लिए ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को बहुत ही रोबस्ट तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, एटलीस्ट पॉपुलर परसेप्शंस में। द हिंदू में कल की एक रिपोर्ट को हम माने, द हिंदू अखबार में एक छपी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी वर्तमान समय में अपने रॉक बॉटम पर, यानी अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे संदर्भ में, इस पूरे के पूरे चीज में आपका क्या मत है, और चुनाव आयोग को में सुधार लाने के लिए, उसकी कार्यशैली को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हजेला आईएएस को जरूर सब्सक्राइब करें।